23 अरब रुपया रॉयल्टी की मद में लेते हैं ये उस मादनियात के निकलने के। मुझे बताएं किसी एक बलोच ने वो 23 अरब रुपए में से किसी आम बलोच की फलाह बहबूद पर लगाए पैसे? जो पसंद है, जो अपने हक में फैसला दे दे, वो उसके लिए फिर जमीन आसमान के कलाबे मिला दें। और जो आपके खिलाफ फैसला दे दे वो उसी वक्त ही ट्रेंड जनरेट होगा। जिनको सजा देनी चाहिए थी उनको मालदीव भेज दिया गया है किसी एक और प्रोग्राम में, पीसीबी के वहाब रियाज साहब को। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम इनफेक्ट में खुश आमदीद। नाजरीन, बलोचिस्तान की अहम शख्सियत अख्तर मेंगल ने कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया। क्या वजूहात हैं, प्रोग्राम में आज इस पर डिस्कस करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग के नाम पर अदारे बंद किए जा रहे हैं और मुलाजमीन की छुट्टी करवाई जा रही है। इसके पीछे क्या वजूहात हैं, इस पर भी बात की जाएगी। प्रोग्राम के एनालिस्ट अब्दुल मजीद साहिब साहब हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं और हमें कॉलर लाइन पे बल्कि स्काइप पे ज्वाइन किया है अली शाह साहब ने। शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। शाह साहब, सबसे पहले तो इस्तीफ़ा आया है सरदार अख्तर मेंगल का, क्या वजह बनी है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है और वो ये भी कहते नज़र आ रहे हैं कि ऐसी सियासत से बेहतर है कि मैं पकोड़े की दुकान खोल लूँ? देखें जी, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल मजीद साहब का कि आपने जो है वो प्रोग्राम में मदऊ किया और बात करने का मौका दिया। अख्तर मेंगल साहब जो बात कर रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। बेसिकली बुनियादी तौर पर उनकी जो सियासत है वो बलूचिस्तान में वो इस नहज पर वाकई पहुंच चुकी है कि वो पकौड़े की दुकान ही लगा सकते हैं। अच्छा, देखें, कई साल हो गए हैं जब से ये अपने बाप की जो लेगेसी को लेके चल रहे हैं अख्तर मेंगल साहब, तब से लेके अब तक आपने देखा है इन्होंने नारा तो बलूचिस्तान के महरूमी का लगाया है, बलोचों की महरूमी का लगाया है, मिसिंग पर्सन्स का लगाया है, लेकिन हमने देखा है कि वो तमाम मसाइल जूं के तू हैं, वो मसाइल हल नहीं हुए। और ये तो तय है कि बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं वो इन सरदारों और वडेरों के बगैर हल नहीं हो सकते, क्योंकि इन्हीं के हाथों में इनकी किस्मत है, बलूचिस्तान के आम आवाम की। आप ये देखें कि इनकी अपनी जायदादें तो लाहौर, पिंडी और कराची में आपको इस्लामाबाद में मिलेंगी, लेकिन वो जो बलूचिस्तान में रहता है शहरी, उसको तो इस्लामाबाद का रास्ता भी नहीं पता, उसको कराची का रास्ता भी नहीं पता होगा बेचारे को, वो इतने महरूम है। अच्छा, बात ये जी अख्तर मेंगल साहब की बेसिकली जो एक लाइमलाइट है वो उनसे छीन ली गई है। मैं सीधी बात करूंगा, कोई नजरियाती, देखिए यही अख्तर मेंगल है, इन तमाम लोगों के साथ बैठ के हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं। आज वही अख्तर मेंगल जो है वो उनको अचानक अपना रिजाइन याद आ गया और याद आ गया कि उनकी लाइमलाइट। जी, मैं उसी तरफ आ रहा था। उनकी लाइमलाइट बुनियादी तौर पर छीनी है महारंग बलोच ने। अब देखिए कि अब जनरेशन गैप चेंज हो गई ना थोड़ी सी वहां पर, अब यंग लीडरशिप आ गई, महारंग बलोच आ गई, सारी चकाचूंद वहां पर मिसिंग पर्सन से लेकर के बलूचिस्तान की महरूमी की जो तमाम एक आवाज थी वो बन गई है, या वो मौलाना हिदायतुर रहमान बन गए। ठीक है, अब अख्तर मेंगल साहब को वहां पे लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। अब मैं अगर फैक्ट्स पे बात करूं तो रिजेक्ट इस तरह से किया कि पहले इनकी कौमी असम्बली के अंदर 4 नशिस्तें होती थी और सूबाई असम्बली के अंदर गालबन इनकी 10 नशिस्तें थी। इस दफा इनकी एक सूबाई असम्बली के अंदर नशिस्त है और एक ही इनकी कौमी असम्बली में नशिस्त है। अब इससे अंदाजा कर लें कि उनकी वैल्यू क्या है। तो अब वो जो रिजाइन उन्होंने दिया ना, वो उसका मकसद यह है कि मैं वो मौजूदा जो सूरत हाल है बलूचिस्तान की, उसमें हमदर्दी जो है वहां के नौजवानों की और वहां के लोगों की वो हासिल कर सकें, और इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है। और बाकी अगर इन्हीं वडेरों और सरदारों की आप बात करें तो वहां पे जो मादनियात निकलती हैं इन वडेरों और बलोचों के सरदारों के जमीनों से, उनकी मद में ये 23 अरब रुपया रॉयल्टी की मद में लेते हैं ये उस मादनियात के निकलने के। मुझे बताएं किसी एक बलोच ने वो 23 अरब रुपए में से किसी आम बलोच की फलाह बहबूद पर लगाए हैं पैसे? अगर वो पैसे आम बलोच की फलाह बहबूद पर लगना शुरू हो जाएं तो मुझे बताएं क्या इनके किस्मत ना बदल जाए? उसके ये तो मैं ये वो रकम बता रहा हूं जो रकम इनको मिलती है। उसके अलावा हुकूमत अलहदा पैकेज देती है, वहां से जो माइनिंग कंपनीज हैं वो अलहदा से बलूचिस्तान की फलाह बहबूद के लिए पैसे देती हैं, उसका नहीं पता चलता वो कहां चली जाती हैं। वफाक से 750 अरब रुपए का जो है वो बजट जाता है इनको,
और अगर बलूचिस्तान की आप अपनी आमदनी देखें सूबे की तो वो 181 अरब है, यानी कि सूबा खसारे में रहता है और उस सूबे के अखराजात वफाक उठाता है। और इस दफा तो पीएम आपके गए, उन्होंने एनएफसी अवार्ड भी डबल कर दिया है वहां पे। तो मुझे पता उससे इससे ज्यादा और क्या चाहिए। तभी तो मैं ये पूरा प्रोग्राम आपका जो है वो इस तमाम बलूचिस्तान के इशू पर हो जाएगा और मैं साबित कर दूंगा कि बलूचिस्तान में कोई महरूमी नहीं है। ये सिर्फ इन्हीं तमाम लोगों की, ये सरदारों, इन वडेरों की जो है वो सियासत है और उसकी वजह से वहां तक अभी तक महरूमियां जो है वो खत्म नहीं हो पाई। अच्छा शाफ साहब, स्पीकर कौमी असम्बली ने उनका इस्तीफा अभी तक मंजूर तो नहीं किया है, कोशिश यही की जा रही है कि उनको मना लिया जाए। आप क्या समझते हैं कि वो मान जाएंगे, अपना इस्तीफा वापस ले लेंगे? देखिए, कोशिश होनी चाहिए बतौर एक डेमोक्रेटिक, जो मैं यही बात होनी चाहिए कि उनको मनाना चाहिए, असेंबली के अंदर लेके आना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है, इनका इस्तीफा जो है वो एक अच्छा पैगाम दे रहा फेडरेशन से किसी जमात के। डेफिनेटली उनकी लेगेसी तो है ना, उनकी जमात तो है, वो चाहे वो एक नशिस्त रखते हैं, चाहे वो जो भी हैं, वो इसको आप इस्तेमाल करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, वहां पे लोगों को प्रोवोक करेंगे, मोटिवेट करेंगे, मजीद उस तहरीक को जो एक सेपरेशन मूवमेंट है उसको हवा देगा ये इनका मामला। तो इसलिए हुकूमत को तो यही कोशिश करनी चाहिए कि उनको मना के लेकर आए। अब देखते हैं कि वो कैसे मानते हैं और मनाया जा सकता है। देखें, जो इस वक्त हुकूमत पे जो लोग बैठे, मैं हमेशा कहता हूँ मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी, ये किसी को मनाने की संजीदा कोशिश करें, कोई भी हो, तो वो माने ना, ऐसा मुमकिन नहीं है। इनके साथ ही रहें, बात ठीक है, सारे सियासतदान को पीपल्स पार्टी में और कोई नून लीग में रहें और मान सकते हैं, लेकिन खैर असल बात तो ये है कि उनको उनके दीगर जो मुतालबात हैं जो गैर ज़रूरी हैं या गैर आइनी हैं वो तो नहीं एड्रेस होंगे। आप ये बताएं शाफ साहब कि वो क्या खान साहब को कोई ख्वाब आ गया है कि उनका कोई मिलिट्री कोर्ट हो जाएगा? वो बार बार दरखास्तें लेके जा रहे हैं कि जी, वो पहले ही वो कहते हैं कि जी मेरा शायद मिलिट्री कोर्ट होगा, मुझे फौजी तहवील में दे दिया जाएगा। उनको ख्वाब आ जाता है, कोई ऐसी बात है भी क्या? पहले से ही वो जो है ना एक क्या कहते हैं प्रोएक्टिव होके और एक चीज को वो सोच लेते हैं कि ऐसा होगा। देखिए, फैज हमीद साहब की जो गिरफ्तारी थी ना, उन्होंने इमरान खान साहब को ख्वाबे इस्तराहत से जगा दिया है और जब से उस ख्वाब से वो जागे हैं ना जी, तब से उनको इस तरह के ड्रोने ख्वाब मुसलसल आ रहे हैं अब। और वो जब सब कुछ मिलके किया होता है ना, तो फिर आपको पता होता है। अब यहाँ पे देखिए, अभी तक देखिए, मैं बात करूं, आप बात करें, कोई तीसरा ऑब्जर्वर बात करे, उसकी तब तक वैल्यू नहीं है जब तक ऑफिशियली इस तरह का कोई हिंट ना दिया जाए कि इमरान खान साहब का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना है। आपने ऑफिशियली कहीं पे कोई हिंट तक, आपने कोई इशारा भी नहीं देखा होगा कि मिलिट्री ने इशारा भी दिया हो कि फैज हमीद ने इमरान खान का नाम लिया है या 9 मई में इमरान खान का कोई ट्रायल होना है। अगर इमरान खान का ट्रायल 9 मई में उन्होंने इस वक्त तक करना होता तो वो उनके जो 12 मुकदमा तो लाहौर में हुए, जिसमें उनका वो जुडिशियल जिस्मानी रिमांड था, जिसको लाहौर हाई कोर्ट ने रिसेंटली जो है वो कलदम भी करार दिया था, तो वो करती ना, उसको डायरेक्ट मिलिट्री वाले ले रहे, जैसे हसान नियाजी को बाकियों को लेकर गए हैं। तो उन्होंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की। तो इमरान खान, सवाल ये है कि वो जो दरखास्त अजम्पशंस की बुनियाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेकर गए हैं, उसका मकसद क्या है? देखिए, मुझे ये लगता है कि ये चाहते हैं कि वहां पर जब दरखास्त लग जाए तो उस वहां पर डेफिनेटली फिर एड्रेस तो मिलिट्री को किया जाएगा, वजारत दफा को किया जाएगा। जी आए, बताएं, जवाब दें, खान साहब को डर लग रहा है, ख्वाब आते हैं कि मिलिट्री कोर्ट में इनका ट्रायल होगा। तो वो बेसिकली जानना चाहते हैं कि फैज हमीद के साथ हो क्या रहा है, क्योंकि जब वो अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त लगेगी तो वहां पर डिटेल भी तो फिर बतानी पड़ेगी ना। अदालत पूछेगी, हाँ जी ये चाहिए, क्योंकि इनको डर है। अगर वैसे तो अदालत को दरखास्त सुननी नहीं चाहिए, अजम्पशंस की बुनियाद पर ऐसी दरखास्त से वैसी नहीं, रजिस्ट्रार ही जो है वो उनको वहीं से वापस भेज देना चाहिए। हाँ, अगर जज साहब भी सुने तो उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। फिर बिल फर्ज अगर कोई जज सुन भी लेता है तो वो ये समझते हैं कि अगर कोशिश है ना उनकी तो दरखास्त लगेगी तो फैज हमीद के ट्रायल की हम बात करेंगे और उस ट्रायल के दौरान वजारत दफा डिटेल देगी तो हमें पता चल जाएगा कि फैज के साथ हो क्या रहा है। बाकी जो मुझे अगर मेरी अपनी राय आप जानना चाहते हैं, चंद सेकंड्स में बताऊं आपको, तो मुझे तो आर्टिकल जो है वो सेक्शन आर्मी एक्ट का 31 जो वो लगता हुआ नजर आ रहा है। और उसमें इमरान खान साहब, अब देखिए, कोई
आर्टिकल 31 जो है ना जी, वो बहुत खतरनाक सेक्शन है आर्मी एक्ट का। वो डायरेक्ट म्यूटनी आप जब फौज में बगावत का मामला है सारा, और वो फैज साहब पे तो वो लग रहा है, फैज साहब पे अल्लाह कोई उनकी कोई गैबी मदद ना कर दे, अदरवाइज वैसे क्योंकि 3 स्टार पे ऐसे हाथ डाला ही नहीं जाता। ये तमाम चीजें ग्राउंड पर मौजूद है तो उन पे हाथ डाला गया। तो अब खान साहब का अगर उन पे लगेगा तो फिर खान साहब की बचत पता नहीं वो कैसे होती है। ठीक है। अच्छा, ये आजकल सेनेट में भी, कौमी असम्बली में भी जजेस की तादाद बढ़ाने पे बिल पेश हो रहे हैं। दोनों जगहों पे तकरीबन मुअख्खर ही कर दिया है, और आप कह लें कमेटियों को दे दिया है कि वो देखें, और मुअख्खर है, मतलब इस पे आगे मुमकिन है ना बात हो कि ये प्राइवेट जो बिल नहीं पेश कर सकता मेंबर जो है, प्राइवेट मेंबर। तो क्या लग रहा है आपको, अब हुकूमत जो है वो बिल पेश करेगी या कोई और बात है? अच्छा देखिए, दो यहाँ पे चीजें मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक तो जो प्राइवेट मेंबर बिल पेश करता है ना जी, उसकी वैल्यू सिर्फ इतनी होती है कि वो बिल की वो हैसियत नहीं होती पार्लियामेंट, लेकिन हुकूमत के पास ये इख्तियार होता है कि उन बिलों में से कोई बिल अडॉप्ट कर सकती है। ठीक है, आप समझ लें, मतलब वो बिल आगे हैं, उनमें से कोई बिल वो अडॉप्ट करके खुद से पेश करके उसको मंजूर करा सकती है। तो इस हद तक तो इन बिलों की वैल्यू है, और ये खुद किया जा रहा है। इसका मकसद है, इसके पीछे एक तो मकसद ये भी है कि प्राइवेट मेंबर से करवाने का कि थोड़ा सा टेस्टर लगा दिया जाए शायद दस्तूर पर, उनको ऐसे मैसेज दे दिया जाए कि भाई एनजी सीधे हो जाओ, नहीं तो फिर बिल तो सी अडॉप्ट करके मंजूर करा लेना है। सही है। दूसरी बात यह है जी कि देखिए हुकूमत के पास ये अख्तियार है, और ये मैं आपको खबर दे देता हूँ, आईनी पैकेज है ना, ये तो छोटे मोटे बिल हैं। जो आईनी पैकेज है वो आना ही आना है। उसके बगैर वो ये सिस्टम जो है वो उसके बगैर जो इस वक्त करता धरता है वो ये समझते हैं कि ये सिस्टम उस आईनी पैकेज के बगैर चल ही नहीं सकता। ये सिस्टम दुरुस्त हो ही नहीं सकता। इस सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए आईनी पैकेज लाना ही लाना है। उसके अंदर बहुत कुछ है। उसके अंदर आपका ये जो मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने वाला मामला है, ये जो सरकारी मुलाजमीन का ये भी है, क्योंकि देखिए IMF का आपके ऊपर बहुत दबाव है कि आप पेंशनर, क्योंकि आपकी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा पेंशनर्स को जाता है। तो अगर आप 2-3 साल उनकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ा देंगे तो आप देखिए उसे कितना फर्क पड़ेगा। तब तक चलो अल्लाह ताला आपके हालात बेहतर कर देता है, चलो ये अगर कोई कारकर्दगी बेहतर करें तो आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाए। तो ये जो चीजें हैं वो होनी है। और आप देखें कि अदलिया वाला जो मामला ना जी, ये दुरुस्त होना वैसे भी बहुत जरूरी है। माजी में बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं जिन पे आंखें बंद नहीं की जा सकती, और जिन्होंने इस मुल्क को इस नहज तक पहुंचाया। मतलब एक कानून था, तो अभी आज तौहीन अदालत का कानून भी जो है उसको भी खत्म करने के लिए, हालांकि 2012 में तौहीन अदालत का कानून यूसुफ रजा गिलानी के बाद खत्म हो चुका था, फिर उसको इस्तेमाल किया जाता है, बार बार इस्तेमाल किया जाता है। चलो एक मॉरल अथॉरिटी होती है अदालत की, उस कानून को इस्तेमाल करने की नौबत नहीं आनी चाहिए वैसे तो, लेकिन यहाँ पे हमने देखा उस कानून को सियासतदानों का सियासी करियर खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन वो सियासतदान आज भी पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, और जिन लोगों ने इस्तेमाल किया है वो लंदन में बैठे हुए, यूके में कहीं पे गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं और किसी को पता ही नहीं है। तो क्या बुलाया जाएगा ऐसे लोगों को? आएंगे? अभी तो सर वो अपनी जंग लड़ रहे हैं बहुत से लोग। अभी बड़ी खतरनाक सी खबर है कि वो कुछ लोगों ने, आपने देखा वो पैनमा का मामला हुआ था, और उस एक हमारे सियासतदान थे, उनकी अपनी प्रॉपर्टी जो है वो लीगल निकल आई थी। एक सियासतदान थे हमारे, तो हमारे एक बड़े नाम था अदलिया का, तो उन्होंने उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको जो है वो दुरुस्त करने के लिए, उसको लीगल करने के लिए, आप कह लें रेगुलराइज करने के लिए उनके साथ किसी ने कोई मामला तय किए थे। और उन मामलात में कोई उन्हीं जिन फ्लैटों का जो ताना ना मारा जाता था नवाज शरीफ को, उन्हीं दिनों में ना नवाज शरीफ को ताने मारे जाते थे फ्लैटों के, तो उधर ही कहीं पे उनको कोई फ्लैट का सौदा भी हुआ था। तो वो बीच में डायरेक्ट अपने नाम पे तो वो फ्लैट नहीं करवा सकते थे, तो उन्होंने कहा चलो मिडिल मैन के नाम पे करा देते हैं। वो मिडिल मैन भी बहुत अच्छा खासा नाम है, सब जानते हैं उनको। उनको वहां पे ओवरसीज की जिम्मेदारी भी दी गई है वहां पे एक जमात की तरफ से। तो उन्होंने कहा चलो ये आप बाद में आपके नाम करा देंगे जब जरा हालात बेहतर होंगे, क्योंकि आपको पता है कि वहां पे अगर आप कोई जायदाद लेते भी हैं बाहर तो आपको मनी ट्रेल और बाकायदा
और उस इनकम का सोर्स बताना पड़ता है, बिल्कुल। लीगल सोर्स बताना पड़ता है कि कहाँ से आएगी। तो वो जरा इश्यूज थे। अब वो है तो उनके पास, वो रहते भी हैं वहां पे, लेकिन वो कब्जा नहीं अब दे रहे, तो उनको अब ये भी लाले पड़े हुए हैं। हाँ सही। सही है, ठीक है, बहुत ठीक शुक्रिया है, शाह बहुत साहब। शुक्रिया अली रज़ा शाह साहब। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं हम एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। सर साहब, कल सेनेट में बिल पेश किया गया है जजेस के हवाले से कि जजेस की तादाद बढ़ा दी जाए। सेनेट में कहा गया है कि 20 जजेस और मज़ीद बढ़ा दिए जाएं चीफ जस्टिस के अलावा। और आज कौमी असम्बली में भी बैरिस्टर दानियाल चौधरी उन्होंने बिल पेश किया है कि 23 जजेस बढ़ा दिए जाएं। तो सर साहब, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है कि जजेस बढ़ाए जाएं? अच्छा, ये इसलिए हो रहा है कि टोटल यानी 20 कर दिए जाएं या 23 कर दिए जाएं, वो ये है। पहले 17 हैं तो ये बढ़ा के ये कर दिए जाएं जी। लेकिन अभी ये एक जो कि निजी मेंबर का बिल है, निजी बिल इसको कह लें, उसको हुकूमत ने नहीं पेश किया। जैसे पहले बात कर रहे थे कि वो हुकूमत उसमें से कोई एक आध पिक करना चाहे तो वो करके तो खुद पेश कर देगी। तो यही तरीक़ाकार है और यही एतराज़ आया है आज बैरिस्टर गोहर की तरफ से, जिसको वफाकी वज़ीर कानून ने, आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि ठीक है, और स्पीकर ने भी कहा कि सेनेट को भेजा जा रहा, तो इसको उन्होंने मुअख्खर कर दिया है। यानी ये बिल कोई ख़त्म नहीं हो गया, जब भी उठाना होगा अगर ज़रूरत पड़ी। तो अभी एक तो ये टीज़र लग गया है जहाँ लगना था, और मैसेज जहाँ जाना था वो चला गया, और दूसरा ये है कि ये मुअख्खर है, इसको जब भी हुकूमत चाहेगी तो ये जिंदा करके हुकूमत खुद पेश कर देगी। अच्छा, एक तो ये बात है। दूसरा ये कि ये अभी ना वो कहते हैं कभी दिखा के सज्जी मारी जा रही, ठीक है, दाएं दिखा के बायां की मारा जा रहा है। तो असल जो मुद्दा है, असल वो आ रहा है उस तरफ अब मामला के ओवरऑल जो सरकारी मुलाजमीन की जो मुद्दत मुलाजमत में जो उम्र का एक है ना जी फैक्टर, वो 65 ईयर्स है, उसको 68 साल कर दिया जाए। 65 से बढ़ा के 3 साल बढ़ा के 68 कर दिया जाए। अब जब 68 हो जाएगा सबका, तो चीफ जस्टिस जो हैं उनकी भी 68 हो जाएगी, तो वो कंटिन्यू करेंगे उनके, तो वो तो रिटायर नहीं हो रहे होंगे, जो भी 1.5-2 महीने बाद होने हैं। तो उस पे तो कोई उनको एतराज़ नहीं है। जब सारों की हो रही उम्र, तो राना सनाउल्लाह ने कहा है कि फिर इस पे किसको एतराज़ हो सकता है, और इस पे काजी साहब को भी एतराज़ नहीं होगा। वो अपने लिए एक्सटेंशन नहीं चाह रहे और अपनी तरफ से वो मुतालबा नहीं कर रहे, लेकिन अगर हुकूमत उनको एक प्लेट बना के दे दे और उसमें हलवा पेश कर दे, तो वो तो कुफराने नेमत नहीं करेंगे, वो तो फिर खाएंगे, और खाना चाहिए, वो तो आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे जायज़ है। तो यही होना है शायद। जैसे भी इस बिल के बाद बैरिस्टर गौहर ने एक हदायतनामा भी जारी की है। उन्होंने अपने अरकान जो उनकी पार्टी के हैं, या आप समझ लें कि रहनुमा हैं जो आज़ाद हैं, उनके लिए उन्होंने हदायतनामा जारी किया, और उन्होंने कहा है कि कोई भी आईनी तरमीम का बिल या उसकी हमायत की तो नाअहल कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों उन्होंने जारी किया साहिब साहब? क्या उनको कोई डर है? डर ही है, उनको पता है कि जो कोई 5-4 मेंबर्स चाहिए मजीद, अगर मौलाना भी आ जाते हैं तो भी चाहिए हैं, तो उनको है कि हमारे जो मेंबर्स हैं वो ना इस बिल की को सपोर्ट कर दें। किसी भी तरह की कोई आईनी तरमीम के लिए जो 2/3 अक्सरियत चाहिए, वो 2/3 अक्सरियत पूरी होती है। कोई पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल दोनों एक ही हैं, पीटीआई उर्फ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उर्फ पीटीआई, तो इनमें से कोई भी टूटे ना। तो उन्होंने पहले ही वो कर दिया है कि ये एक फ्लोर क्रॉसिंग का क्या मतलब होता है, तो उस पर फिर एक्शन होगा, तो उन्होंने मुतनब्बे कर दिया पहले ही। और खौफ या डर या खदशा उनका जायज़ है, इसका इम्कान है। अच्छा सर साहब, एक तरफ जस्टिस तारिक जहांगीरी के हक में, और दूसरी तरफ आप ये देखें कि जस्टिस हुमायूं दिलावर उनके खिलाफ कैंपेन चलाई जा रही है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? बस ये कल्ट है ना, कल्ट तो आपको पता है, फिर वो अच्छा बुरा नहीं देखता होता। कल्ट एक फिरका नुमा होता है, और उनको तो बस जिसकी वो पूजा करते हैं या जो उनका इमाम होता है, सरबरा होता है, वो जो कह दे फिर वही होता है। तो ये वो कल्ट ही है जो यही काम कर रहा है कि जहांगीरी जस्टिस साहब की जो है ना वो के हक में, और उसमें बाकी लोगों को लान तान किया जा रहा है, ठीक है ना जी, और उनको यानी
सपोर्ट कर रहे हैं। और इधर एक हुमायूं दिलावर साहब जो जज हैं, उन्होंने चूंकि तोशाखाना वाले केस में फैसला दिया हुआ है उनके खिलाफ खान साहब के, तो यानी ये देखें ना, जज हैं एक जैसी हैं, एक जैसी इज्जत है, जिस मर्जी कोर्ट के जज हैं, लेकिन यहाँ वो कल्ट वाली बात है, जो पसंद है, जो अपने हक में फैसला दे दे, वो उसके लिए फिर ज़मीन आसमान के कुलाबे मिला दें, और जो आपके खिलाफ फैसला दे दे वो उसी वक्त ही ट्रेंड जनरेट होगा और वो जो है ना फिर सोशल मीडिया पे ऐसी की तैसी फेर देंगे। अब हुमायूं दिलावर साहब पे जो बात चल रही है, वो बात ये चल रही है कि उनके वालिद साहब वो भी वकील थे, तो उनकी एक बनू में एक ज़मीन है और वहाँ उन्होंने हाउसिंग सोसाइटी बनाई है, 3-4 भाई हैं, तो और वो वालिद साहब भी हयात हैं, तो वो उनकी एक सोसाइटी है, पहले की बनी हुई है, वो अब नहीं है, अब नहीं बनाई, और पीटीआई के दौर में ही बनी है। उस वक्त वो महमूद खान थे वजीर आला पीटीआई के, उनके दौर में बनी है, उनको एनओसीज जारी हुए हैं, वो सोसाइटी की जो जो चीज़ें दरकार होती हैं वो वहाँ की पीटीआई की उस वक्त की हुकूमत और वजीर आला महमूद खान के दौर में वो बनी है। तो उस पर अब क्या सवाल उठा सकते हैं? अब ये सवाल उठाएं कि पीटीआई ने अगर उनको कहते हैं कि ये कुछ गलत हुआ है, तो फिर वो पीटीआई के खाते में डालें कि पीटीआई जो है ना वो उसने फिर इनको गलत सोसाइटी काटने दी, इनको एनओसी जारी किए, तो वो फिर ये बात करें ना, वरना तो फिर वो एक जाहिर है एक जायज़ सा राइट है, उन्होंने सोसाइटी बनाई है, उन सारे बच्चों के उसमें वो कह लें हिस्सा है, तो वो चल रही है, उस पर क्या एतराज़। लेकिन ये कि चूँकि वो हुमायूं दिलावर साहब ने इमरान खान के ऊपर केस में फैसला दे दिया, तो वो अब बुरे हो गए। और जहांगीरी साहब जिनकी डिग्री जिस यूनिवर्सिटी ने जारी की है वो कह रही है, यानी इसके बाद तो मैं कहता हूँ आलमी अदालतें इंसाफ में भी चले जाएं तो वो कहेंगे कि ये जाली है। डिग्री होती है और डिग्री जाली होती है, और जाली और असली नहीं हो सकती, जाली जाली रहेगी। लिहाजा इसमें बस वो कल्ट वाला मामला है, वो जो मर्जी चाहते हैं फिर बोलते हैं। अच्छा, जब हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से राइट साइजिंग की जा रही है, पहले तो ये आप बताएं कि किन किन सूबों में की जा रही है, और जैसे कि आज भी एक रिज़ाइन आया है इस राइट साइजिंग की वजह से, कल भी एक रिज़ाइन आया था डॉक्टर कैसर बंगाली का, उन्होंने हुकूमत की कमेटियों से 3 कमेटियां, उन तीनों से उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था। अच्छा, वो 2 कमेटियों से पहले दे दिया था, उन्होंने वजाहत दी है और वो ख़त्म हो गई थी, तो एक कमेटी में वो थे, राइट साइजिंग कमेटी में वो थे, तो उनका इख्तिलाफ राय ये है कि ये हुकूमत जो है ना ये संजीदा नहीं है। अच्छा, इनको जो तजावीज़ दी गई थी, ठीक है, कुछ हैं मसाइल और प्रेशर है, तो कुछ इदारे बंद किए जा रहे हैं, को 5 वजारतें जो हैं वो बंद की जा रही थी, तो उनमें से पहली PWD जो है वो उसको बंद किया है, और उसके कोई हज़ारों जो मुलाजमीन हैं वो भी कैसर बंगाली साहब का ये एतराज़ है कि आप 1 ग्रेड से 16 ग्रेड तक के मुलाजमीन को तो निकाल रहे हैं, जो असल बोझ हैं वो 17 ग्रेड से 21वें 22वें ग्रेड के जो अफसर हैं, बोझ वो हैं, मराहत वो लेते हैं, तनख्वाहें लाखों रुपए में वो लेते हैं, तो वो अगर वहाँ से आप राइट साइजिंग कह लें या डाउन साइजिंग करनी थी तो वहाँ से करते, तो फिर ये आपको इतने लोगों को, हज़ारों लोगों को जो है ना वो बेरोज़गार ना करना पड़ता, और फिर उसका ज़ाहिर असर ये होता है कि एक तो बेचैनी तो जो है ही है उनमें भी पाई जाती है, और वो इस्लामाबाद की सड़कों पे जो है ना धक्के भी अभी खा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई हैं, तो एहतजाज हालांकि हक है। मैं इस मौजू पे फिर आता हूँ, तो ये जो है ना ये उनकी कोई सिक्योरिटी तो दी नहीं आपने, आप उनको क्या सिक्योर कर रहे हैं? लेकिन तलाल चौधरी साहब तो कह रहे हैं ना कि जिन्होंने दयानतदारी से काम किया है उनको हम दूसरे अदारों में ले जाएंगे। अच्छा, ये कोई उनके पास कोई पैमाना नहीं है, और ना ये ऐसी कोई चीज़ होती है कि दयानतदार कौन है और जो है ना बेईमान कौन है, तो ये ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता है, क्रॉस दी बोर्ड ही होता है। और अब ये हज़ारों लोग जो है ना वो एहतजाज पे हैं, और वो जनाब उनकी गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई हैं। साथ ये है कि अभी तो ये देखें, ये SAFC की सिफारिशात हैं, ये कोई IMF का तो है ही है, जो एक रिस्ट्रक्चरिंग जो है उन्होंने करने का कहा, और हुकूमत बहरहाल एक तरफ हुकूमत का ये क्रेडिट है, और वो ये क्रेडिट है कि ये सियासत की वजह से इदारे बंद पहले नहीं होते थे, ये बोझ हैं। बहुत ज़्यादा इदारे जो है ना वो ऐसे हैं कि जो हुकूमत पे बोझ हैं और मईशत पर बहुत बड़ा बोझ हैं।
तो ये इन्होंने एक कमेटी बनाई और उनकी सिफारिशात आई हुई हैं, 5 वजारतें हैं और उसमें टोटल 80 एंटिटीज हैं, कोई 40 इदारों को तो उन्होंने कर दिया है, कोई कुछ को बंद करना है उसमें कुछ, और कुछ जो है वो मर्ज कर देंगे दीगर इदारों में। अच्छा। ताकि वो बोझ कम हो, वहाँ के इतने बड़े बड़े जो उनके सेक्रेटेरिएट हैं, अलग अलग जो उनके वजारतों में तो भी फैले हुए हैं। इतने वक्त से ये अदारे बोझ हैं तो इनको पहले ही क्यों नहीं बंद कर दिया बस ये मैं अभी यही बात कर रहा था कि ये सियासत की वजह से ये गैर मकबूल फैसले हैं। गैर मकबूल क्यों हैं? यूटिलिटी स्टोर्स बंद किए, कोई 5 कितने हैं, कोई मतलब लाखों में बन रहे हैं उनके, हजारों में, वो 5-1000 या इससे ज्यादा यूटिलिटी स्टोर्स हैं। मुलाजमीन की तादाद इससे भी बहुत ज्यादा है, 3-4 गुना ज्यादा है। वो बंद किया है, बोझ चला आ रहा था, इतना बोझ है कि उसको पीटीआई ने भी वेलकम किया और कहा कि ये वाकई बोझ था जी। लेकिन अब देखें कि वो कोई भी हुकूमत ये फैसला करती है तो यही होता है कि वो 8वें-9वें रोज से वहां धरना दे के बैठे हैं। उनसे मुज़ाकरात की एक आस लगी हुई थी, कोई मुज़ाकरात भी हो रहे हैं लेकिन वो बैठे हैं। साथ ये देखें ये PWD वाले भी तो ये इस वजह से नहीं बंद कर सकती सियासी हुकूमतें। अब इस हुकूमत का मैंने बताया कि ये क्रेडिट है कि ये गैर सियासी और गैर मकबूल फैसले कर रहे हैं। बोझ भी है, प्रेशर भी है और ये करना भी बनता है। और इसी तरह वो जो 3 साल की उम्र बढ़ा रहे हैं वो भी इसलिए कि इनकी पेंशन वगैरह जो है ना वो नहीं दी जा सकती मैशत की जो इस वक्त हालत है। तो ये रिफॉर्म्स हुकूमत करना चाहती है। अब इसमें ना कुछ गड़बड़ होती है। गड़बड़ ये होती है कि आप उनको सिक्योरिटी नहीं देते, आप उनको कोई इतना कोई हैंडसम जो वो शेक हैंड है, हैंड शेक है, वो भी जो है ना नहीं देते। तो उनको बेरोजगारी नजर आती है, अंधेरा अंधेरा नजर आता है, वो फिर निकल पड़ते हैं। इस्लामाबाद में मैं आपको खबर दे देता हूं कि इस्लामाबाद में कल से जो है ना रेड जोन बिल्कुल सील है। और उसकी खाली ये वजह नहीं, ये तो बैठे ही है ना, पहले ही बैठे हैं यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन भी और ये PWD के भी लोग जो है ना ये हजारों की तादाद में बैठे हैं। इसके अलावा वजीर आजम को एक रिपोर्ट पेश की गई है कि आने वाले दिनों में, चंद दिनों में ही इस्लामाबाद पर जो है ना बांग्लादेश की तरह का कोई प्लान बन सकता है। अच्छा। और हजारों तलबा जो हैं वो KP से लाए जा सकते हैं। पहले ये लोग मुजाहरीन और एहतजाज करने वाले बैठे हैं, इनको शामिल करेंगे और वो आएंगे तो वो फिर जाहिर है फिर एक मॉब होगा, तो वो जनाब ये रेड जोन वगैरह की जो भी सिक्योरिटी है और जो बंद किया हुआ फिर इसको तोड़ देंगे, तो हुकूमत पे प्रेशर डालेंगे। ये एक जगह पे डिस्कस हो रहा है। आने वाले दिनों में इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल होने वाली है वो अभी आप बता रहे हैं, लेकिन मजीद डिटेल एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सर साहब, इस्लामाबाद की सूरत हाल तो आपने बहुत खतरनाक हमें, हाँ ये सिविल तो डर ही गए एक तरह से क्या कह रहे हैं। और दूसरी जानिब आप ये देखें कि एक ये भी बिल पेश किया गया ना कल सेनेट में कि 3 साल की कैद हो सकती है उसको जिसने जलसा करना है इस्लामाबाद में और वो भी बगैर इजाज़त के। तो PTI को तो पहले ही जलसे की इजाज़त नहीं मिल रही और मिलती है तो वो मुलतवी कर देते हैं। तो अब 8 सितंबर को क्या होगा साहब, वो जलसा कर पाएंगे कि नहीं? अच्छा, ये 8 सितंबर तक के लिए तो नहीं, ये इरफान सिद्दीकी साहब की तरफ से बिल पेश किया गया है। हाँ। और 8 सितंबर तक इसकी कोई कार्रवाई जो होती है वो नहीं हो सकेगी उतनी देर तक, तो ये कोई पास नहीं होने लगा फटाफट, और ना ही इसकी कोई इतनी मेरा नहीं ख्याल कि ज़रूरत है फिलहाल। बहरहाल एक ज़रूरत इस वाले से है कि कोई भी आता है, और देखें अब इस्लामाबाद में कोई 4-5 लाख लोगों का जो है ना आना जाना होता है, पिंडी इस्लामाबाद से भी और बाहर से भी जी। तो वो तो रेड जोन तो सील है। हाँ। तो वो वहाँ पे मतलब मुलाजमीन भी हैं, कुछ 2 लाख तो वहाँ पे जो है ना वो मुलाजमत करते हैं लोग इस्लामाबाद में। अच्छा। तो वो कोई आ जा ही नहीं पा रहा। कल से तो ये मसला आ रहा है, और आगे आने वाली जो मामलात हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक रिपोर्ट जो जनरेट हुई है सिविल इंटेलिजेंस इदारों की तरफ से, नेक्टा भी उसमें शामिल है, उसके तहत तो फिर और ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। तो फिर ये इस तरह अगर रहे तो मुल्क किस तरह चलेगा? लोगों का रोजगार वाबस्ता है, नौकरियां हैं, इदारे हैं, हुकूमतें हैं और दीगर चीजें हैं, तो वो किस तरह से चलेंगी? तो ये एक अगर कोई इलाका तय हो जाता है तो दुनिया भर में इसी तरह तय हुई जगह कि यहाँ पर एहतजाज कर सकते हैं, ना कि आप आम आवाम के जो है ना वो हकूक गसब करते हैं। तो बहरहाल लेकिन ये कि इसको कहा जा सकता है
कि आजकल चूंकि अपोजिशन पीटीआई है, वो देखें मार्च से तो उनके जलसे नहीं हुए और वो जलसे की धमकी भी दे के रखते हैं, तो फिर वो मौखर भी कर लेते हैं। तो अभी भी धमकी है, आने वाले दौर में भी तो ये कह सकते हैं कि ये बिल वगैरह पीटीआई को रोकने के लिए, उनके एहतजाज को रोकने के लिए या बस कहीं एक साइड करने के लिए पेश किए जा रहे हैं, लेकिन ये 8 सितंबर के लिए तो नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अभी देखें ये जो मुजाहरे हो रहे हैं और जो ओवरऑल इदारे बंद कर रहे हैं, अब देखें इससे पहले 1.5 लाख खाली असामियां जो इस्लामाबाद की हैं एक रिपोर्ट के मुताबिक वो फिल नहीं की जा रही जी। और इसी तरह सिंध में और पंजाब में कोई 2.5 लाख लोग हैं जो असामियां खाली हैं, वो भी नहीं पुर की जा रही। हाँ जी। और केपी और बलोचिस्तान को भी मिला कि ये 5 लाख असामियां हैं, ये SIFC की सिफारिशात और रिपोर्ट की बुनियाद पे हुकूमत जो है ना, ये तो वैसे जो खाली होगी वो खाली हैं, उनको पूर्ण नहीं किया जा रहा। अब इससे 2 मसले हैं, एक तो ज़रूरत है कि अब बोझ कम हो, लेकिन दूसरी तरफ आप क्या मैसेज दे रहे हैं, यानी नौजवान को नौकरी नहीं मिलेगी जो इतना पढ़ लिख के आ रहा है, इंजीनियर है या कोई डॉक्टर है या कोई भी है, उसको तो फिर वो तो मायूस हो गया। मजीद आपने नौकरियां नहीं देनी, आपने इदारे प्राइवेट कर दिए हैं, लोगों को प्राइवेट नौकरियां मिलती हैं या आउटसोर्स कर दिए हैं, इदारे बंद भी कर रहे हैं। हमें ज्वाइन किया है शाहनवाज राना साहब है मेरा जी, वो बस अभी ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा साहिब साहब, हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को भी तो बात करने से रोक दिया ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, तो ये जो साहिब साहब एक आज़ादी थी इज़हार राय की एक आम आवाम के पास भी, वो उनसे भी रोक रहे हैं। तो साहिब साहब ये क्या हो रहा है, मुलाजमीन के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, मुलाजमीन का एक वैसे ही जो सर्विस रूल्स है ना, उसके मुताबिक वो ये 1964 का एक रूल है, उसके मुताबिक वो कर ही नहीं सकते। ये चूंकि लीक हो रही हैं चीजें और जो है ना वो आम तौर पे उसमें आ रही हैं खुद, बल्कि वो खुद अगर अपने किसी उस प्लेटफॉर्म से और अकाउंट से शेयर नहीं करते तो वो लीक हो रही हैं, तो ये हुकूमत को शिकायत है, इस वजह से ये कहा जा रहा है। सर साहब हमें राना साहब ज्वाइन कर चुके हैं, शाहनवाज राना साहब। राना साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। राना साहब, इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट का क्या हाल हो चुका है? बैटर्स जो हैं हमारे, वो तो यही लग रहा है कि शायद वो खेलना ही भूल चुके हैं। तो आप क्या कहते हैं, ये जो एक तारीखी शिकस्त हुई है, इसके जिम्मेदार कौन है? देखिए जी, पहली बात तो ये कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया जी। और दूसरा ये कि ये जो आज का दिन था ना, ये पाकिस्तान के क्रिकेट के हवाले से एक इंतहाई, जिसको कहना चाहिए कि स्याह दिन था। यूं तो अगर हम देख रहे हैं ना, तो हमारी ये जो क्रिकेट की जो तसलसल है शिकस्त का, ये पिछले साल से ही चला आ रहा है कि जब हम एशिया कप में हारे, फिर इसके बाद हम अफगानिस्तान से हार गए, फिर श्रीलंका से हार गए, फिर वर्ल्ड कप शुरू हुआ और वर्ल्ड कप के अंदर हम आयरलैंड से भी हारे और फिर अमेरिका से भी हारे और फिर एक मैच के जो यकीनी तौर पे पाकिस्तान जीत चुका था वो भी हमने तश्तरी में रखकर तो भारत को दे दिया। तो ये है कि ये जो हारने का सिलसिला है ये तो चल रहा है, लेकिन असल बात यही है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। असल में यह है कि जब तक आप एहतिसाब के अमल को शफाफ नहीं बनाएंगे और वो लोग के जो इस तमाम तर बदतरीन कारकर्दगी का जो जिसको कहना चाहिए कि जिम्मेदार हैं, उनको करार वाकई सजा नहीं देंगे, पाकिस्तान क्रिकेट का हाल अब हॉकी जैसा होना शुरू हो गया है। और अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाद के ये क्रिकेट जो पूरी दुनिया में अब हमारी शनाख्त भी बन चुकी है और कौम को भी ये एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर लेती है, इसका हाल भी कहीं हॉकी वाला ना हो। लेकिन जो कुछ हमारे क्रिकेट के साथ किया जा रहा है, ये यकीनी तौर के ऊपर जो है अब एक बहुत बड़ी सर्जरी जो है वो चाहता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी प्रॉब्लम ये है कि सर्जरी का तो हमारे चेयरमैन ने कहा था, लेकिन सर्जरी पता नहीं वो क्यों नहीं कर सके, या तो उन्हें सर्जन नहीं मिले या फिर ये है कि दूसरे लोगों का पावर जो है और वो कहीं ज्यादा ताकतवर हैं हमारे चेयरमैन पीसीबी से, कि उन्होंने जो वो दावे किए थे वो सब के सब धरे के धरे रह गए और किसी की सर्जरी नहीं हुई, बल्कि
ना कप्तान की रिपोर्ट जो थी वो मंजर आम पर लाई गई, ना कोचिस की रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पर लाई गई, ना जो करता धरता थे इस पूरे दौरे के वहाब रियाज, उनकी कोई रिपोर्ट जो थी वो मंजर आम पर लाई गई, बल्कि जिनको सजा देनी चाहिए थी उनको मालदीव भेज दिया गया है किसी एक और प्रोग्राम में, पीसीबी के वहाब रियाज साहब को। सो ये है कि एक तो ये कि जब तक आप वाकई खिलाड़ियों को और ऑफिशियल्स को नहीं पूछेंगे और ये नहीं जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये ऐसा होता रहेगा। अच्छा शाहनवाज राणा साहब, आपने सर्जरी की बात की है, किसने सर्जरी करनी थी, चेयरमैन पीसीबी ने या कोई उनके कोई जो मेंटोर हैं, और वो इस सारी शिकस्त का या जो अभी साल से सूरत हाल है तब से तकरीबन यही चेयरमैन है, इनका भी कोई अमल दखल है, ये भी जिम्मेदार हैं या आप दूसरी सारी तरफ इशारा कर रहे हैं? बात ये है कि अपना जिम्मेदार तो जाहिर है यही है, क्योंकि ये चेयरमैन है, चेयरमैन पीसीबी हैं। सर्जरी का आपने किया कि कौन करेगा सर्जरी, तो वो इन्होंने ही करनी है, ठीक है ना, पीसीबी ने ही करनी है। तीसरी बात ये है कि इस तमाम सूरत हाल में मैं इनको भी थोड़ा सा जिम्मेदार इसलिए ठहराऊंगा कि जब आलमी कप हो रहा था और दुनिया की टीमें जो थी वो आलमी कप में शिरकत कर रही थी, तो हमारे चेयरमैन भी वहां पे मौजूद थे और वो खिलाड़ियों के साथ खाने पर भी जा रहे थे और वैसे भी खुशगपियों में भी नजर आ रहे थे। इसी तरह वहाब रियाज साहब भी टीम को लेकर कभी किसी बड़े खाने में जा रहे थे, कभी किसी बड़े होटल में जा रहे थे, कभी कैसीनो में जा रहे थे, कभी लोगों खिलाड़ियों के साथ ठट्टे मार रहे थे। ये अमेरिका के दौरे की बात कर रहे हैं ना आप? जी, मैं वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं। जी T20 जी। तो उसमें ये सारे लोग जो थे ये सिर्फ ठट्टे मार रहे थे, वहां पर लोग तैयारी करके गए थे आलमी कप जीतने की और ये वहां सैर सपाटे करने गए थे। आप शायद आपके ये इल्म में बात होगी कि पता नहीं 100 कितने कमरे जो थे वो बुक थे होटल में खिलाड़ियों के अलावा रिश्तेदारों के, ठीक है ना, जो वहां पर मौजूद थे और वो सब के सब मिलकर एंजॉय कर रहे थे अमेरिका का दौरा। जो तो बात असल में ये है कि क्रिकेट जो है वो किसी की नहीं। फिर दूसरी बड़ी अहम बात जो है वो ये है कि हमारे खिलाड़ियों को एक खौफ नहीं है। इसकी वजह यह है कि हमारा डोमेस्टिक सिस्टम इतना गंदा है, इतना पुअर है कि हम किसी भी दूसरे बड़े खिलाड़ी का नेमुल बदल जो है वो तलाश नहीं कर सके। अगर हम बाबर आजम को बिठाना चाहें तो बाबर आजम के कैलिबर का दूसरा खिलाड़ी हमारे पास मौजूद ही नहीं है। अगर हम शाहीन आफरीदी को बिठाना चाहें तो उसके कैलिबर का हमारे पास दूसरा बॉलर ही कोई नहीं है। तो जब इन लोगों को ये खौफ नहीं है कि हमें बाहर निकाल दिया जाएगा और दूसरा खिलाड़ी उसका इंतजार कर रहा है, उस वक्त तक जो है ये सिस्टम जो है ये ठीक नहीं होगा। राणा साहब, मेरा सवाल ये है कि आप अभी फिर इशारा दे रहे हैं कि इंटरनल जो इनकी ग्रुपिंग है, लॉबिंग है और इजारादारी है, ये वजह है या इसके जिम्मेदार चेयरमैन पीसीबी हैं? देखिए जी, बात यह है कि चेयरमैन पीसीबी तो जिम्मेदार है क्योंकि वो चेयरमैन है और वो जिम्मेदार नहीं होंगे तो कौन होगा। और दूसरी बात यह कि अगर इंटरनल तो उनको इस इबरतनाक शिकस्त के बाद रिजाइन कर देना चाहिए। देखिए बात यह कि ये तो एक जिसको कहना चाहिए कि इखलाकी कदरें जो होती हैं ये उनकी बात आप कर रहे हैं, लेकिन जब हमें इखलाकी कदरें हैं ही नहीं तो हम रिजाइन तो बहुत सारों को कर देना चाहिए था, एक को नहीं बहुत सारों को करना चाहिए था, कप्तान को भी करना चाहिए था और सीनियर खिलाड़ियों को भी करना चाहिए था। लेकिन असल जो एक सूरत हाल है मजीद साजिद साहब वो ये है कि अब जो चेयरमैन पीसीबी हैं उनके ऊपर और मुल्क की जिम्मेदारियां भी बहुत हैं। वो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं और वजीर दाखिला जो होता है उसकी जिम्मेदारियां वो उसको कहा जाता है कि ये वजीर आजम के बाद एक सबसे अहम जो पोस्ट होती है वो ये होती है। तो ये है कि वो अपने मुल्क के अंदर जो खलफशात, दहशतगर्दी, ये वो तमाम मामला हैं उनकी तरफ तवज्जो दें या वो पीसीबी की तरफ तवज्जो दें। तो उनको तो इखलाकी तौर पर खुद कहना चाहिए था कि जी मुल्क चूंकि एक बड़े गंभीर मामला से गुजर रहा है, लिहाजा मेरी सारी तवज्जो मुल्क के ऊपर है, इंटीरियर मामला के ऊपर है, तो मैं कर रहा हूं। लेकिन उन्होंने तो उसको छोड़े आप, उनका तो क्रिकेट से अब वास्ता ही कुछ नहीं रहा, ना वो क्रिकेट को समझते थे। उन्होंने तो सारे स्टेडियम तोड़वाकर अब कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो शुरू कर दिया है। 3-3.5 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट है जो हो रहा है और वर्ल्ड कप से पहले इसको मुकम्मल करना है। उनकी सारी तवज्जो जो है ना वो इस वक्त इस मौजू पर है कि किसी तरह से भी ये स्टेडियम जो है ये हमारी चैंपियन ट्रॉफी से पहले जो है वो ठीक हो जाए। क्रिकेट की तरफ तो वो सोच ही नहीं रहे। और अभी जो आपने एक बड़ी अहम बात की है वो ये है कि वाकई खिलाड़ियों के अंदर आपस में कोई तालमेल नहीं है, ग्रुपिंग हो रही है,
प्लेयर पावर जो है वो सर उठाकर बोल रहा है, ताकतवर प्लेयर जो है वो जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। अभी चेयरमैन साहब ने वकार यूनुस को बुलाकर तमाम मामला जो थे वो उनके सुपुर्द कर दिए कि आप जनाब सिलेक्शन को भी देखेंगे, आप जुर्माने भी करेंगे, आप नोटिस भी करेंगे, आप कोचिज से भी पूछेंगे, आप कप्तान से भी पूछेंगे। एक हफ्ते बाद उनकी छुट्टी करा दी और छुट्टी करा के उनका मुंह बंद करने के लिए उनको एक टीम का मेंटोर बना दिया, जिसमें 50 लाख रुपए माहाना उनको जो है वो मिलेंगे, 6 करोड़ रुपए सालाना जो है वो पीसीबी से लेंगे। सिर्फ उनका मुंह बंद कर दिया कि आप इजी हो जाएं। भाई वो कहाँ चले गए? आप अगर वो नहीं है तो किसी और को बताएं कि जो इसकी क्रिकेट की जो जिम्मेदारियां उनको वो निभाए। लेकिन ऐसा सिलसिला है ही नहीं, हर शाख पे उल्लू बैठा है। अंजाम गुलिस्ता क्या होगा ये तो अब अल्लाह ही वारिस है। लेकिन जो कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हो गया है और जितनी बदतरीन शिकस्त का सामना हमें बांग्लादेश के हाथों को उठाना पड़ा है, मैं ये समझता हूँ इसके बाद कोई माफी नहीं है और तमाम उन लोगों का एहतसाब होना चाहिए जो इसके जिम्मेदार हैं। हाँ ठीक है। देखें वो वज़ीर दाखिला भी हैं, वो चेयरमैन पीसीबी भी हैं और हमारे भाई भी हैं शाहनवाज राना साहब, वो साफ़ी भी हैं, वो एक मीडिया आउटलेट के मालिक भी हैं, एक नहीं वो एक पूरे ग्रुप के। तो उनकी तवज्जो बढ़ी हुई है, तो उनको किसी तरह हम मशवरा ही देना चाह रहे हैं कि क्रिकेट पे रहम कर दें। मैं तो यही है, मेरे हालांकि पर जल रहे हैं राना साहब, आपको पता ही है, बस ये तो इनका टॉपिक आ गया, मैं तो डर रहा हूँ, सीधी बात है। आप अपना मजीद साजिद साहब, आप हमारे जो हैं हमारे हीरो हैं, हमारे मेंटोर हैं, हमारे सरबराह हैं। हम आपके को कहना चाहिए कि आपके पीछे नारे लगाने वालों में से हैं। लेकिन ये कि अगर आप ही नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा? मतलब सबकी जबान बंद कर दी जाए, जो भी बोलता है उसको कोई एक नौकरी देकर पीसीबी के अंदर उसको चुप करा दिया जाता है। यार ये कौन सा तरीका है? मेरे नकवी साहब मेरे लिए इंतहाई बाइस एहतराम है। मेरे वो जिसको कहना चाहिए कि उन लोगों में शामिल है कि जिन्होंने हमें बहुत कुछ सीखने का जो है वो मौका दिया कि वो कहाँ से कहाँ तक चले गए, तो हम तो उनसे सीख रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर कौम के कुछ मसाइल के अंदर वो अपना रोल अदा नहीं कर सकते तो फिर उनको चाहिए ना कि यार वो खुद कह दें कि भाई यार वाकई मेरी जिम्मेदारियां किसी और तरफ बहुत ज्यादा हैं। लेकिन असल जो चीज है वो ये है मजीद साजिद साहब कि बोर्ड के मामला जब तक सियासी बुनियादों के ऊपर होते रहेंगे, इस बोर्ड का यही बेड़ा गर्क होगा, पाकिस्तान टीम का यही हाल होगा। जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है तो चेयरमैन पीसीबी मुस्लिम लीग नून का होता है, पीपल्स पार्टी की आती है तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी का होता है, पीटीआई आई तो पीटीआई का चेयरमैन है। कोई मुख्तदरा कुव्वतें आ जाती हैं तो फिर उस वक्त वो आकर बैठ जाते हैं चेयरमैन। भाई ये एक सोने की चिड़िया है, इसमें तो लोचे ही लोचे हैं। मैं एक वजीर आजम का अगर आप नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन ये बताऊंगा कि उनसे सवाल किया किसी ने कि अगर आप वजीर आजम ना होते तो क्या होते? तो आप कौन सा ओहदा लेना पसंद करते? उन्होंने फरमाया कि मैं पीसीबी का चेयरमैन होना पसंद करता। अब आप समझ गए होंगे ये किसने कहा था। ठीक है ना? तो ये इतना जिसको कहना चाहिए कि इतना चार्मिंग किस्म का ओहदा है, हर चीज मुफ्त है, आपको तनख्वाह नहीं मिलती, वरना जिंदगी की सारी नेमतें जो है ना आपको फ्री फंड के अंदर मिल रही होती हैं और आप लोशे उड़ा रहे होते हैं। चलिए लोशे भी उड़ा लें आप यार, आप अपनी अच्छी तरह से जो है सैर सपाटे भी कर लें, लेकिन एक ऐसा खेल जो पूरी दुनिया में हमारी शनाख्त बन गया है उसका बेड़ा गर्क तो ना करें। आप बिठा दें बाबर आजम को भी बाहर, 16 इनिंग में उससे 150 नहीं हो सका, तो वो हमारे लिए किस बात का बाबर आजम? भाई हमें तो वो करके देगा तो बाबर आजम है, नहीं तो नहीं देगा। ठीक है ना? जिन्होंने कुछ नहीं किया उन सबको बाहर बिठाकर उनसे पूछे कि भाई आप अगर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, हो सकता। मैं ये एक बात और कह दूं, बाबर आजम डे बाय डे प्रेशर में आ रहा है, उससे रन नहीं हो रही और उसकी क्रिकेट खराब हो रही है। अगर उसको थोड़ा सा रेस्ट दे दिया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है कि वो अपनी ख्वाबियों के ऊपर काबू पा लेगा और फिर वही बाबर आजम हमारे सामने दोबारा भी मौजूद होगा, जो हमारे पूरी कौम के लिए जो है वो एक जिसको कहना चाहिए कि प्राइड का और एक बड़े शान का जो है वो सबक जो है वो बनाए। लेकिन ये कि हम इतने डरपोक लोग हैं। अभी तो आने लगी है इंग्लैंड, आप ये सोचेंगे इंग्लैंड में क्या, इंग्लैंड हमारा क्या बुरकस बनाएगी अगर हमने। देखिए एक बात और है, मैं बड़ा लंबा बोल गया हूँ, बात ये कि डोमेस्टिक क्रिकेट में जिन लड़कों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ठीक है, आप उनको बुलाकर उन्हें टीम में शामिल करें। और यार हम जब इन बड़े बड़े बादशाहों के होते हुए हार रहे हैं तो क्यों ना हम एक नए टीम बनाकर हार जाएं, उनको भी तो कुछ तजर्बा होगा। और मुझे ये पता है कि नए लड़के जब आएंगे वो पूरी अपनी जान मारेंगे और इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है शाहनवाज राना साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। नाज़रीन,
इसी के साथ प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचता है। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।